एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का 18 वाला एपिसोड लेकर आए। ठीक है, इससे पहले वाला एपिसोड में अपने टॉपिक पढ़ा था रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन क्या होता है। पुनर्निवेशी शीतलन क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किसी गैस को अपन बार बार ऐसे एक्सपेरिमेंट था अपने पास, ऐसा सर्किट था जिसमें से गुजार कर एक समय ऐसी आएगी कि वो गैस पूरी द्रव अवस्था में आ जाएगी। गैस को द्रव अवस्था में चेंज करना, यही घटना थी अपने पास रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन। फिर उसका अपन एक्सपेरिमेंट, उसका डायग्राम, हर एक चीज़ मैंने आपको कंप्लीट से करवा दी थी। और उसकी इफिशियंसी, दक्षता भी क्या होती है, भाई पहले कितना भाग लिक्विड में चेंज हो रहा है, फिर बाद में बचे हुए भाग को अपन वापस भेज रहे हैं। इस प्रकार मैंने आपको पूरा सिस्टम उसके अंदर समझा दिया था। आज अपन कुछ उसमें भी ऐसे कुछ गैसेज जैसे हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनको लिक्विड के अंदर चेंज करने के लिए कुछ अलग अलग विधि है। तो आइए आज एक छोटा सा सिद्धांत है सोपानी शीतलन का सिद्धांत, उसके बारे में अपन लिखते हैं। सोपानी शीतलन का सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया था साइंटिस्ट ने, उसने क्या बताया, सोपानी शीतलन का सिद्धांत। तो सिद्धांत हो गया आपका, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर में भी चलती है। काइनेटिक थ्योरी भले आपका नहीं है, लेकिन सिलेबस 80% सिलेबस आपका उसमें थर्मोडायनेमिक्स ही है इसमें। तो अपन इसमें लिखेंगे कि किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए काफी कम ताप को उत्पन्न करने की, काफी कम ताप को उत्पन्न करने की सोपानी प्रक्रम विधि का आविष्कार, सोपानी प्रक्रम विधि का आविष्कार, बहुत कम ताप उत्पन्न करना है। एक साइंटिस्ट हुआ था पिटेक्ट, उसने किया था। कम ताप का आविष्कार, सोपानी प्रक्रम विधि का आविष्कार पिक्टेट के द्वारा किया गया, पिक्टेट के द्वारा किया गया। क्लियर? देखो, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए, अब इसमें गैस कौन कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, हीलियम हो जाएगी। किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए काफ़ी कम ताप उत्पन्न कर, टेम्परेचर बहुत ही कम लाना है यहाँ पर, तो काफ़ी कम ताप उत्पन्न करने की जो सोपानी प्रक्रम विधि होती है, वो उसका आविष्कार किसने किया गया था, पिटेक्ट के द्वारा किया गया। आगे लिखिए आप इसमें, इस प्रक्रम में सर्वप्रथम, सबसे पहले इस प्रक्रम में सर्वप्रथम किसी द्रव को कमरे के ताप पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी द्रव को रूम टेम्परेचर पर, है ना, कमरे के ताप पर वाष्पित करके शीतलन पैदा करते हैं। कमरे के ताप पर वाष्पित करके शीतलन पैदा करते हैं। इस शीतलन का उपयोग किसी विशिष्ट गैस को, इस शीतलन का उपयोग किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने में किया जाता है, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने में किया जाता है। ठीक है, फिर एक लाइन और लिखेंगे अपन, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए, किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए
किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए कम ताप उत्पन्न करने की प्रक्रिया को कम ताप उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सोपानी शीतलन का सिद्धांत कहते हैं। सोपानी शीतलन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, एक टिप्पणी के रूप में आपको ये सिद्धांत पूछ सकते हैं कि सोपानी शीतलन के सिद्धांत के बारे में बताइए। तो सोपानी शीतलन का सिद्धांत क्या होता है कि एक कोई विशिष्ट गैस को द्रव अवस्था में लाने के लिए, उसका कम ताप करने के लिए इसका आविष्कार किया था पिक्टेट ने। उसने क्या क्या बताया, सबसे पहले एक किसी द्रव को उसने वाष्प के रूप में बदला। कोई द्रव लेके चल रहा है, द्रव को वाष्प में बदलने का मतलब उसका टेम्परेचर कम करना। द्रव को वाष्प रूप में बदला, उसका टेम्परेचर बहुत कम किया, फिर उसके अंदर उस गैस को एंट्री मारेंगे, उसके अंदर अपन किसी गैस को गुजारेंगे और उसका अपन तापमान क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम, या उसको उस गैस को अपन लिक्विड अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो आइए कि किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए काफ़ी कम ताप को उत्पन्न करने की सोपानी प्रक्रम विधि का आविष्कार किसने किया था, पिक्टेट के द्वारा किया गया। और इस प्रक्रम से सर्वप्रथम किसी द्रव को कमरे के ताप पर वाष्पित किया, फिर उसमें अपन ने शीतलन पैदा किया। पहले अपने को लिक्विड को क्या करना है, वाष्पित करना। फिर उसके बाद देखिए कि इस शीतलन का उपयोग किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने में किया जाता है। उसके अंदर अपन गैस एंट्री मारेंगे, फिर उस गैस को अपन किस में चेंज करेंगे, लिक्विड के अंदर चेंज करते हैं। तो किसी विशिष्ट गैस को द्रवित करने के लिए कम ताप उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी सोपानी शीतलन का सिद्धांत। अब आइए अपन इसको हाइड्रोजन का द्रवण करेंगे, इसके अंदर लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी के द्वारा अपन हाइड्रोजन का द्रवण करेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैस है, इसके लिए इसका उपयोग किया गया। तो अपने पास आ जाएगा हाइड्रोजन का द्रवण। हाइड्रोजन का द्रवण, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंग्लिश में या अपन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ड्यूअर हाइड्रोजन फ्लास्क। ठीक है, एक अपने पास फ्लास्क होगा, ड्यूअर हाइड्रोजन द्रवित्र, द्रवित्र फ्लास्क नहीं द्रवित्र, ड्यूअर हाइड्रोजन द्रवित्र, ये ड्यू है ना, ड्यूअर हाइड्रोजन द्रवित्र। चलो आइए हाइड्रोजन द्रवण करने की अपन पूरा डायग्राम बनाते हैं इसका। बड़ा डायग्राम है इसका काफ़ी, तो यहाँ से अपन इसको स्टार्ट कर देते हैं। और एक इसके साथ अपन एक लाइन और बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। इसकी जो थ्योरी समझनी है अपने को, यहाँ पर ये और ये, ओके, और यहाँ पर एक कक्ष है जिससे अपन हाइड्रोजन को अंदर एंटर मार रहे हैं। ठीक, कंप्रेस पंप, ये आगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्रेस पंप है अपना। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्रेस पंप। ठीक, फिर इसके बाद अंदर जाते ही सर्पिलाकार नलियों में ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अंदर गया यहाँ से, और यहाँ से अंदर जाते ही ये अपना सर्पिलाकार नलियों में चेंज हो जाता है। ये ऐसे, ठीक है, और ये हो गया आपका सर्पिलाकार नली, वापस ये गई और
ये हो गई अपनी सर्पिलाकार नली। इसको टच मत होने देना ना, ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, ये ऐसे सर्पिलाकार नली होगी अपने अलग अलग प्रोसेस में। फिर यहाँ से ये नली आपकी आगे गई ऐसे, है ना, और फिर वापस एक अन्य सर्पिलाकार नलियों में से होकर गुजरी है नली। ठीक है, ऐसे फिर अपना ये प्रोसेस जाकर पूरा एक ग्रुप में डिवाइड हो गया। ऐसे 3 अलग अलग अपने पास पार्ट बन गए, और 3 अलग अलग पार्ट बनने के बाद अपना जो मान है वो ऐसे बाहर निकला, और ऐसे बाहर निकलने के बाद वापस नीचे गए मान, और वापस यहाँ पे वापस वही सर्पिलाकार प्रोसेस आया अपना। बार बार इसको अपन है ना ऐसे बार बार सर्पिलाकार नली में से गुजारेंगे हाइड्रोजन को, तब जाकर अपन इसको लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऐसे आगे अलग अलग प्रोसेस। कोबरा सांप बना रहे अपन, ध्यान रखना, ठीक। और ये पूरा एक अलग कक्ष हो जाएगा अपना, ठीक है, ये अपना पूरा एक अलग कक्ष हो गया। और फिर उसके बाद नीचे वाला एक कक्ष आपका अलग हो जाएगा। ये वाला कक्ष अपना और अलग हो गया एक। ओके, और फिर लास्ट में इसको अपन नोजल के अंदर प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो गया अपना नोजल, बनाते रहो सांप बनाते रहो। ये अपना लास्ट में क्या आ गया, नोजल आ गया। और एक अपना प्रोसेस क्या हो जाएगा, यहाँ से एक लाइन अपन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और कंप्रेस पंप है, ये आपका है कंप्रेस पंप। कंप्रेस पंप है ये, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्रेस पंप। और यहाँ से अपन हाइड्रोजन भेजते हैं, यहाँ से अपन हाइड्रोजन भेजते हैं। और ये आपका कुंडली कक्ष जी है, ये हो गया अपना कुंडली कक्ष जी, ठीक है। और एक लाइन अपन और बनाएंगे यहाँ पर, वो हो जाएगी आपकी, एक तो इससे अटैचमेंट हो जाएगी, ये ऐसे इससे अटैचमेंट हो गई। और एक लाइन आपकी ऐसे बन जाती है जो अपनी नीचे जा रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे नीचे जा रही है अपनी लाइन। और नीचे जाते ही लास्ट में ये पूरा सर्किट एक साथ बन रहा है, ये वाला, जिसके अंदर अपना पूरा ऐसा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर अपना पूरा प्रोसेस आ गया। और एक जो अपनी सेकंड वाली लाइन चली आ रही है यहाँ से, ये वाली, ये यहाँ पर आकर सर नोजल के रूप में कलेक्ट हो जाती, ठीक। ये ऐसे नोजल, ये नोजल हो गया आपका। और नोजल होने के बाद फिर अपन इसको लास्ट में ड्यूअल फ्लास्क के अंदर एकत्रित कर लेते हैं ऐसे। ये आपका ड्यूअल फ्लास्क हो गया नीचे। और ये अपना ड्यूअल फ्लास्क, हाइड्रोजन को लिक्विफिकेशन के रूप में अपन ने ड्यूअल फ्लास्क में एकत्रित कर लिया, ठीक। ऐसे आके अंदर गिर जाएगा, ठीक। अब अपन इसकी वैल्यू, थोड़ा डायग्राम बड़ा था, सांप जितने भी सांप बन गए अपने। ये हो गया आपका ड्यूअल फ्लास्क, जिसके अंदर अपना हाइड्रोजन एकत्रित होगा गैस के रूप में, लिक्विड के रूप में। ड्यूअल फ्लास्क कल भी लिखा था अपन ऐसे कैसे, रीजनरेटिव कूलिंग के अंदर, ठीक है। ड्यूअल फ्लास्क हो गया। और ये हो गया आपका नोजल, नोजल जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे तो ये अपना कक्ष बी है, जहाँ पर टेम्परेचर है, इस कक्ष बी का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर आप ऊपर चलिए, ऊपर चलने पर अपना एक कक्ष ई है, जिसका टेम्परेचर है -170 डिग्री सेल्सियस। ये कक्ष ए है,
जिसका टेम्परेचर है -170 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी ई नली, जिसको अपन उष्मा विनिमय में से गुजार कर अलग अलग रूप में बनाते हैं। ठीक है, ई हो गया। और ये हो गई आपकी पुनर्नियोजी कुंडली। पुनर्नियोजी कुंडली, पुनर्नियोजी, या आप चाहो तो इसको यहाँ लिख लो, है ना। ये आपकी कौन सी कुंडली होगी? पुनर्नियोजी कुंडली। पुनर्नियोजी कुंडली कौन सी? ये वाली। ठीक है, ये वाली होगी आपकी पुनर्नियोजी कुंडली। ठीक, जो जो अपने पास पॉइंट थे वो मैंने आपको सारे इसके अंदर लिखा दिए। ई एफ ये अलग अलग उसमें विनय हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आइए इसको पढ़ते हैं। मतलब थ्योरी आप कैसे लिखोगे, मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। तो अपन क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को द्रवित करने में कठिनाई होती है, हाइड्रोजन को द्रवित करने में टाइम लगता है, मतलब काफ़ी कठिनाइयों का अपने को सामना करना पड़ता है। अतः इसे द्रवित करने के लिए ड्यूयर हाइड्रोजन द्रवित्र उपयोग में लाया जाता है। इसे द्रवित करने के लिए, इसी का दूसरा नाम अपने क्या लिया? ड्यूयर हाइड्रोजन द्रवित्र को उपयोग में लाया जाता है। शुद्ध हाइड्रोजन को शीतल जल से ठंडा कर, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन शुद्ध होती है उसको शीतल जल से ठंडा कर पुनर्नियोजी कुंडली आर में प्रवेश करते हैं। ये वाली है ना कुंडली, ये पुनर्नियोजी कुंडली आर, पुनर्नियोजी कुंडली आर में प्रवेश करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? यह कुंडली कक्ष जी में स्थित होती है। ये कुंडली कौन से कक्ष में? जी के अंदर स्थित होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए आप, जहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है, जहाँ का तापमान अति न्यून होता है, जिससे ये हाइड्रोजन को ठंडा रखती है। ये हाइड्रोजन को क्या करेगी? ठंडा रखेगी, जिससे ये हाइड्रोजन को ठंडा रखती हैं। आइए थोड़ी लैंग्वेज और समझिए आप कि क्या लिखना आपको, कि हाइड्रोजन को द्रवित करने में बहुत कठिनाई होती हैं, इसके लिए ड्यूयर हाइड्रोजन द्रवित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि शुद्ध हाइड्रोजन को जल से ठंडा कर, शुद्ध हाइड्रोजन को शीतल जल से ठंडा कर पुनर्नियोजी कुंडली आर में प्रवेश कराते हैं। यहाँ से ये हाइड्रोजन को अपन कहाँ से प्रवेश करा रहे हैं? आर में से प्रवेश कराते हैं। और ये आर ये जो कुंडली आपकी पुनर्नियोजी कुंडली, ये किसके अंदर? एक कक्ष जी के अंदर स्थित है, जहाँ का तापमान बहुत कम होता है, अति न्यून ताप होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखिए, वो हाइड्रोजन को क्या करती है? ठंडा रखती है। ये शीतल हाइड्रोजन सर्पिलाकार कुंडलियों ए बी सी से गुजर कर, अलग अलग सर्पिलाकार कुंडली अपने पास ए बी, एक कुंडली और बनानी पड़ेगी अपने को यहाँ पर, ए ये है ना, फिर इसके बाद आपकी नोजल में जाएगी ऐसे, ये आपकी सी कुंडली। ठीक है, ये हाइड्रोजन अलग अलग सर्पिलाकार नलियों ए बी सी से गुजर कर नोजल एन पर जूल थॉमसन प्रसार करता है। यहाँ पर आकर नोजल एन पर क्या करेगा? जूल थॉमसन प्रसार करेगा। कुंडली ए जो है आपकी, वो द्रव वायु से घिरी होती है, उसका ताप होता है -170 डिग्री बनाए रखा जाता है। कुंडली ए का ताप कितना होता है? -170 डिग्री बनाए रखा जाता है। और कुंडली बी है वो आपकी अलग दूसरे कक्ष में स्थित होगी, और इस कक्ष में हाइड्रोजन का ताप लगभग -200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर आते ही हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? -200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इस ताप तक ठंडी हाइड्रोजन को नोजल एयर पर क्या होता है, अपन इसको प्रसाद कर देते हैं, तब इसका ताप लगभग -250 डिग्री तक गिर जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाती हैं? द्रवित हो जाती हैं। इस प्रकार अपन अलग अलग प्रोसेस में कर हाइड्रोजन को द्रवित अवस्था में ला सकते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या किया, आइए थोड़ी सी और वापस इसको आप समझ लीजिए कि अपन ने इस हाइड्रोजन को सर्पिलाकार नलियों में से गुजारी। ठीक है, अलग अलग जो आपकी प्रोसेस बनी हुई है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को अपन ने ठंडा किया, शीतल जल से ठंडा कर कर इस हाइड्रोजन को यहाँ से पुनर्नियोजी कुंडली आर में प्रवेश कराया जाता है। आर में प्रवेश करने पर जहाँ पर एक कुंडली कक्ष क्या लगा हुआ आपका? जी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ का तापमान बहुत न्यून है, जो हाइड्रोजन को क्या रखती है? ठंडा रखती है। फिर यहाँ से आपके हाइड्रोजन गैस अलग अलग ए बी सी अलग अलग सर्पिलाकार नलियों में से गुजरती है। जो मैं बोल रहा हूँ आप देखिएगा, आप हाइड्रोजन अलग अलग सर्पिलाकार नलियों ए बी सी में से गुजरती हैं। जब ए में से गुजरेगी तब तक उसका टेम्परेचर -170 डिग्री तक गिर जाता है। फिर ए से बी में आएगी तब तक लगभग कितना हो जाता है? -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और लास्ट में जब नोजल तक पहुंचेगी, बी से नोजल तक जब ये आएगी हाइड्रोजन गैस, तब इसका टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। और इस प्रकार आपकी हाइड्रोजन क्या होती हैं? द्रवित हो जाती हैं। और बाद में अपन इसको कहाँ पर प्राप्त कर लेंगे? इस ड्यूर फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। ये प्रोसेस है आपका हाइड्रोजन को द्रवित करने का। अब हम पढ़ेंगे हीलियम का द्रवण, ये भी अच्छा पॉइंट है आपका। चलो आइए, हीलियम का भी द्रवण अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीलियम वाला। टॉपिक है हीलियम का द्रवण।
डायग्राम बनाना और थ्योरी जो मैंने बोली ना, क्योंकि अब क्या थ्योरेटिकल टॉपिक भी अपने को करने पड़ेंगे, तो थ्योरी जो मैं बोली आप उसके अनुसार कर लेना। हीलियम का द्रवण, हीलियम का द्रवण, ठीक है। अब आइए अपन हीलियम का द्रवण करते हैं। डायग्राम बनाते हैं अपन सबसे पहले हीलियम वाला भी। ये हो जाएगा अपना कंप्रेशर, कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर हो गया अपना। फिर यहाँ से अपनी पर्टिकुलर कोई गैस आएगी, और पहले एक अपन नीचे है ना एक साइज का अपन सिस्टम ले लेते हैं यहाँ पर इस जगह, ठीक है। कहीं बनाने में क्या रहेगा, इजी रहेगा डायग्राम। ऐसे ये सिस्टम हुआ अपने पास, ठीक है। और इस सिस्टम को अपन देखेंगे तो इस प्रकार, ऐसे नीचे वाला पॉइंट है ना आपका, ऐसे 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 हीलियम का द्रवण है ना, इसको आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, द्रव्यहीलियम फर्स्ट व द्रव्यहीलियम सेकंड। अपन यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे पॉइंट होते हैं यहाँ पर बिल्कुल सटाकर इससे, और इसी प्रकार एक आपका यहाँ बन जाएगा, एक अपन यहाँ बना सकते हैं। सेम वैसा के वैसे ही पेड़ बनाना है इसका, ठीक है। और इसके भी ऐसे अपन ऐसे बता सकते हैं, N और N, ठीक है। N और N हो गया। अब अपन आइए अपनी वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और अंदर जब एंट्री मारेगा ना, अंदर कैसे एंट्री मार रहा है, ये ऐसे इस प्रकार एंट्री मार रहा है अंदर, ऐसे जाकर ऐसे एंट्री मार रहा है, ठीक है। इसको अपन मिटाते हैं। फिर इसी प्रकार ऊपर वाला भी आएगा, और ऊपर वाला अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है, दूर ज़्यादा नहीं और पास लाते अपन, यहाँ से आ रहा है ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ऐसे जाने के बाद यहाँ पर ये आपकी विनिमय नली है, ऐसे ये हो गई, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोसेस। थोड़ा डायग्राम है ना, इसको आराम से अपन जल्दबाजी नहीं करते डायग्राम को। फिर ये पॉइंट आपको वापस ऐसे निकल कर यहाँ से आएगा, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद इस पॉइंट पर लगा, और इस पॉइंट पर लगने के बाद पुनः ये चलेगा ऐसे, और नीचे अपन बना सकते हैं ऐसे वाला प्रोसेस। थोड़ा इसको अपन चाहे तो लंबा भी बना सकते हैं इसको, अलग अलग अपने पास एक कक्ष रखा हुआ है, ठीक है ना। ये अपना ऐसे लंबा बन गया, मतलब ऐसे, ठीक है। तो ये जो हुआ अपना, ये ऐसे हुआ, ये इसको पूरा आगे ले लिया है ना, इसकी अपने पास 2 लाइन आ जाएगी, है ना। ऐसे हुआ और ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, ठीक है। इसी प्रकार एक लाइन यहाँ से ऐसे डाली, इसी को लाइन को ऐसे समझा रखा है ना। फिर यहाँ से एक लाइन अपनी ओर निकली ऐसे, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्रोसेस में होता हुआ, और लास्ट में अपने पास आएगा ऐसा ही है। थोड़ा सा क्या डायग्राम अपना बहुत ही ये अजीब डायग्राम है, तो अपने को इसको क्या करना तो पड़ेगा, अब डायग्राम को बनाना तो पड़ेगा। ऐसे आया, फिर ऐसे आने के बाद वापस ऐसे चला, ठीक है। ऐसे चलने के बाद ये यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन प्लस के अंदर एकत्रित कर लिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट में अपन क्या बना रहे हैं, ऐसे, ताकि आपको दिख नहीं रहा हो ना, तो अपन इसको ऐसे कर लेना। आप ऐसे करके अपने पास एक फ्लास्क बन रहा है ऐसे,
जिसके अंदर अपन इसको एकत्रित कर लेते हैं। किसको? द्रव हीलियम को। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये आपकी ड्यूर फ्लास्क हो जाएगा जिसमें द्रवित हाइड्रोजन। ड्यूर फ्लास्क क्या है अपना? ड्यूर फ्लास्क जिसमें द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित हीलियम। और इसका टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है? -268 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये ना, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये डायग्राम आपका इस जगह है। अगर आपको यहाँ से अच्छे से नहीं दिख रहा तो यहाँ पर नीचे अपने पास ऐसा एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आइए आप आगे और इसको अपन पूरा कंप्लीट करते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग अपनी सर्पिलाकार नली आएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद अब अपने को क्या बनाना, यहाँ पर एक उष्मा विनिमयक भी बनाना ई, जो इसको ऐसे तोड़ेगा ब्रेक में। ठीक है, और ये आपका वापस जाकर किसे लगेगा? ऐसे गया ये मान, और ये मान ऐसे जाने का मतलब फिर अपना हो गया ये ऐसे, और ये अपना पुणे पॉइंट किससे जुड़ा हुआ? आपका इस वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हो गया अपना ई। अब जहाँ तक मुझे पता और कोई डायग्राम अपने को चेंजेस नहीं लाना है। तो आइए अब अपन इसके पॉइंट बता देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करें? हीलियम 1 एटीएम दाब पर, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि हीलियम 1 एटीएम दाब पर, 1 एटीएम दाब पर अपन इस हीलियम का द्रवण करते हैं। ठीक है, और ये है अपनी सर्पिलाकार कुंडलियाँ, ये है अपनी सर्पिलाकार कुंडलियाँ। ठीक है, यह है अपनी सर्पिलाकार कुंडलियाँ, जिसको अपन ए का नाम दे सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर है हीलियम गैस 30 एटीएम दाब पर। ये अपना कक्ष ए हो गया। ठीक, और यहाँ पर बी वाला कक्ष है, ये आपका कक्ष बी है। इसके अंदर तो सारे एरो ऐसे आएंगे, ध्यान रखने का। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे एरो बना दिया अपन ने। और यहाँ पर जो लगभग टेम्परेचर है -208 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक है -208 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हो जाता है -263 डिग्री सेल्सियस। एक जगह -208 और एक जगह क्या हो जाता है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसको अपन खोल देते हैं। V1 और V2 डी अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पर हो गया आपका V1, ये हो गया आपका प्लस डी, और यहाँ पर क्या हो जाता है V2। ठीक है, ऐसा ही जस्ट इस पॉइंट पर यहाँ पर रहेगा आपका V2। ऐसे अलग अलग पार्ट में ये वैल्यू चलती रहेगी। ये आपका कक्ष हो गया C। चलो आइए अब अपन थ्योरी से इसको पढ़ते हैं। मैं बोलूँगा, आपको इसको समझना है। तो केपीजा, एक साइंटिस्ट हुआ था केपीजा, उसने ये चीज़ें बताई थी। तो अपन देखेंगे कि केपीजा ने हीलियम द्रवित की व्यवस्था को प्रदर्शित किया। पहली वाली लाइन आपको क्या लिखनी है कि केपीजा ने हीलियम द्रवित की व्यवस्था को प्रदर्शित किया। शुद्ध हीलियम गैस को, आगे लिखिएगा आप, शुद्ध हीलियम गैस को सबसे पहले 30 वायुमंडल दाब तक संपीड़ित किया जाता है। शुद्ध हीलियम गैस को अपन सबसे पहले क्या करें? 30 वायुमंडल दाब कर इस कंप्रेसर से संपीड़ित करें। केपीजा ने बताया था ये चीज़ ध्यान रखनी। केपीजा ने ये हीलियम का द्रवण मेथड पढ़ाया था। फिर उसके बाद आगे लिखिएगा आप, तथा उसे उष्मा विनिमयक ए से गुजारा जाता है। ये रहा आपका उष्मा विनिमयक ए, मतलब बाहर से उसको उष्मा नहीं मिल पाएगी। उष्मा विनिमयक ए से गुजारा जाता है, और उसके बाद इसे द्रवित नाइट्रोजन से भरे रिंग आकार के बर्तन एन और एन है ना, उसके बाद उसे द्रवित नाइट्रोजन से भरे रिंग आकार के बर्तन एन के चारों ओर प्रवाहित किया जाता है। देखो चारों तरफ प्रवाहित होगा, यहाँ से मान, यहाँ से आपका जो मान है वो आपका चारों तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है, यहाँ से आ गई 30 एटीएम दाब पर। फिर उसके बाद रिंग आकार का एक नाइट्रोजन भरी हुई गैस बर्तन है, उसके चारों ओर इसको अपन क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, जहाँ वे, आगे लिखिए आप वापस, जहाँ वे -20 डिग्री
-208 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। यहाँ तक आपकी हाइड्रोजन हीलियम कितनी ठंडी हो जाएगी, -208 डिग्री सेल्सियस तक वो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाती है। यहाँ से वे उष्मा विनिमय बी से गुजरती हैं। यहाँ से ठंडी हो गई, इस रिंग आकार में जाएगी, फिर वापस किस में से गुजरेगी, उष्मा विनिमय बी। ठीक है, ये याद देखो डायग्राम बना हुआ है। यहाँ से वह उष्मा विनिमय बी से गुजरती हैं। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, बिंदु के पर एक अपना पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर ये के है, यहाँ पर अपन विभिन्न लिख देते हैं। ठीक है, बिंदु के पर गैस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ से इस पॉइंट के से अपनी गैस देखो, ये अलग अपन बना दिया ऐसे, एक डायग्राम आपका पुनः ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, और ये आपका पुनः मान क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। तो इसमें अपने को एरो ऐसे बताना है, आप चाहो तो एरो ऐसे जस्ट अपोजिट, एक एरो आपके ऐसे बता रखा है, एक एरो अपन ने ऐसे। तो आपने क्या लाइन लिखी कि बिंदु के पर गैस को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। गैस का 8% भाग, जो गैस का 8% भाग होता है वो प्रसार वोल्व V1 से गुजरता है। गैस का 8% भाग कहाँ से गुजरेगा, प्रसार वोल्व V1 से, और तथा शेष 92% भाग प्रसार इंजन E से। एक कहाँ से गुजरेगा आपका, प्रसार इंजन E से, जो इसे -263 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करता है। जो इसे क्या करेगा, -263 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेगा। और ये भाग उष्मा विनिमय को CBA से वापस प्रवाहित होता है। CBA, यहाँ से जो गैस जाएगी आपकी C से वापस B से A पर जाएगी, यहाँ से पुनः वापस कंप्रेस्ड होगी, मतलब एक साथ को नहीं होगी। टोटल इसका 8% भाग जो कंप्रेस हो गया वो इधर आ गया, जिसको अपन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है रीजनरेटिव कूलिंग में अपन ने पढ़ा है कि सारी पूरी गैस एक साथ आपकी द्रवित नहीं होती है, इसका कुछ ही पार्ट द्रवित होगा। तो इसमें स्टार्टिंग में केपीजा ने बताया कि उसका 8 पार्ट द्रवित हो चुका, जो V1 के द्वारा अपन इस ड्यूअर फ्लास्क में जो अलग से डायग्राम बना रखा है इसके नीचे आएगा, उसके अंदर अपन एकत्रित कर लेंगे। बाकी बची हुई 98%, जो 98% गैस है, 92% जिसको अपन उष्मा विनिमय E वापस C से पूरा B में जाएगा, B से वापस A में, ऐसे है ना, ऐसे जाता हो वापस इसका कंप्रेस करेंगे अपन। तो आगे लिखिएगा आप CBA से वापस A से वापस उसके अंदर प्रवाहित होता है, तथा एक वायुमंडल दाब पर संपीड़ित में जाने से पहले आने वाली गैस को क्या करता है, ठंडा कर सकता है। और 8% गैस जो V1 से गुजरती है वह उष्मा विनिमय D से प्रवाहित करती हुई वॉल्व V2 तक पहुंचती है। जो 8% गैस है वो D से जाती हुई कहाँ पर चली जाएगी, वॉल्व V2, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वॉल्व V2 तक पहुँचती है, जहाँ पर उसका ताप -268, जहाँ पर उसका ताप कितना हो जाता है, -268 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और तथा गैस आपकी क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती हैं, जिसे पुनः ड्यूअर फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार हीलियम गैस को आपको लिखना है ना, इस प्रकार हीलियम गैस को बार बार उष्मा विनिमय ABCD से गुजारकर हीलियम को द्रवित कर लिया जाता है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, हीलियम गैस जो बनी है आपकी उसको अपन बार बार उष्मा विनिमय में से गुजारेंगे, और बार बार गुजारने के बाद लास्ट में एंड कंडीशन अपनी ऐसी आएगी जब आपकी गैस क्या हो जाएगी, द्रवित अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको हीलियम को अपन द्रवित कर सकते हैं। जो मैंने बोला आपको वही लैंग्वेज लिखनी। एक जल्दी में आप वापस समझ लीजिए कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, केपीजा ने हीलियम के द्रवित विधि बताई। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने सबसे पहले कंप्रेस से हीलियम को 30 atm दाब तक कंप्रेसित किया। फिर वहाँ से इस नली से गुजरती हुई, नली A से गुजरती हुई आपकी हीलियम गैस आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद एक नाइट्रोजन रिंग के आकार की एक नली बना हुई, नाइट्रोजन रिंग के आकार पर, जहाँ पर ऑलरेडी ठंडा वातावरण। ठीक है, तो ये पहले इसको इधर से गुजारेंगे, फिर इसको वापस इधर से गुजारेंगे। यहाँ से गुजारने के बाद इस हीलियम गैस का टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है, -208 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद इसको वापस अपन जो आपकी कक्ष B है, जो उष्मा विनिमय का काम कर रहा है, उसकी वापस इन कुंडलियों में से गुजारेंगे। ठीक है, इन कुंडलियों में से जाएगी, और इसमें जाने के बाद एक यहाँ पर एक K पॉइंट दे रखा अपन ने, K पॉइंट से अपन ने 2 पार्ट डिवाइड कर दिए। तो K पॉइंट से मतलब 8% भाग, किसी गैस का जो 8% भाग है वो तो इस V1 वॉल्व के उधर आ जाएगा। बाकी 92% बचा हुआ भाग, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट एक साथ द्रवित नहीं होता है, बाकी बचा हुआ 92% भाग E में से जाएगा, E में से C, और C में से पुनः B में से, देखो इसको अपन अपोजिट बता रखा है, B कक्ष से वापस A में चला जाएगा, और कंप्रेस होकर अपने को ऐसे पुनः बार बार प्राप्त होगा। और जो 8% भाग द्रवित हो चुका है उसको अपन V1 से D वाले कक्ष में भेजेंगे, और D से अपन V2 वॉल्व पर आ जाएगा। ये जो V2 वॉल्व आपका यहाँ आ जाएगा, फिर वो
उस यहाँ आते ही इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा -268 डिग्री, बहुत कम हो जाएगा। मतलब हीलियम आपकी द्रवित अवस्था में आ जाएगी और इसको अपन इस ड्यूर फ्लास्क के अंदर एकत्रित कर लेंगे। फिर जो बची हुई गैस इसको बार बार ऐसे, उसका थोड़ा पार्ट द्रवित हो गया, बाकी बात बचा हुआ ऐसे। तो इस प्रकार अपन इसको बार बार ऐसे प्रोसेस करा कर हीलियम गैस को अपन द्रवित कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थ्योरी थी, थोड़ा लैंग्वेज टाइप था, तो मैंने जो बोला आप उस पॉइंट को लिखना अच्छे से, तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा डायग्राम का ध्यान रखना, थोड़े लेंदी डायग्राम आपके, है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम ये मेन पॉइंट। अब अपन इसके आगे की टॉपिक पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। द्रव हीलियम, जो हीलियम आपका द्रव में चेंज हो वो भी 2 प्रकार से होगा, फर्स्ट और सेकंड। उसके अपन अलग अलग नाम देंगे, द्रव हीलियम फर्स्ट और द्रव हीलियम सेकंड। वो कैसा आएगा वो अपन आगे देखेंगे। तो आज के आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ध्यान रखना मैंने थ्योरी नहीं लिखी है, डायग्राम से आप बना के थ्योरी मैंने बोल दी है, आपको बस ऐसे नोट्स बनाने अपने। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूर हाइड्रोजन द्रवण विधि को समझाइए विथ डायग्राम, है ना। ड्यूर हाइड्रोजन द्रवण विधि को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम द्रवण के केफिजा सिद्धांत को या केफिजा विधि को समझाइए। केफिजा विधि को समझाइए। ठीक है, कल इसके आगे अपन पढ़ेंगे इसका हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड, जो 2 अपने को हीलियम प्राप्त हो रहे हैं उसका प्रोसेस किस प्रकार चलता है। तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।